रीबर्थ ऑफ मिस्टर किंग एपिसोड 2। इतना बोलकर सुहासिनी जी ने अपने हाथ में पकड़े 3-4 गिफ्ट के बॉक्स नंदिनी के हाथ में पकड़ा दिए और नंदिनी उनकी तरफ हैरानी से देखती रह गई। उसने अपने मन में कहा, शिट, मुझे तो लग रहा था आंटी मना कर देंगी, बट इन्होंने तो मुझे सच में काम पकड़ा दिया, वह भी इतने सारे बॉक्सेस, और मैं तो जानती भी नहीं इन्हें किस रूम में रखना है। ऊपर से मेरा यह इतना हैवी गाउन और हील्स के साथ में इतने सारे बॉक्सेस को लेकर कैसे जाऊंगी। इतना बोलकर नंदिनी खुद ही अपने कहे पर पछताने लगी और उसने किसी तरह से अपने गाउन को एक हाथ से संभाला और बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों के नीचे पहुंची, वहां पर कोई भी उसकी हेल्प के लिए नजर नहीं आ रहा था। नंदिनी का गाउन बार बार उसके पैरों में आ रहा था। नंदिनी जैसे ही उस रूम के बाहर पहुंची, वो उस रूम का गेट खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी, लेकिन गिफ्ट बॉक्सेस उसके चेहरे के सामने होने की वजह से वो उस दरवाजे को खोल ही नहीं पा रही थी। उसी टाइम नंदिनी ने उस गेट को खोलने के लिए ताकत लगाया और उसके हाथ में जितने भी गिफ्ट के बॉक्सेस थे वो सब जमीन पर गिरने ही वाले थे कि नंदिनी ने उन्हें संभालने की कोशिश की और तभी उसका गाउन उसकी हील्स में फंसा और बॉक्सेस को बचाने के चक्कर में वह खुद ही जमीन पर गिरने वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथों ने पीछे से आकर उसकी बाजू को पकड़ लिया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे गिरने से बचा लिया। नंदिनी के हाथ में जितने भी गिफ्ट बॉक्स थे वो सब जमीन पर गिर गए और नंदिनी ने उन गिरे हुए बॉक्स की तरफ देखते हुए खुद से कहा, क्या यार नंदिनी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या, और कितनी क्लमसी है तू। आंटी ने एक काम बोला था वह भी मैंने ठीक से नहीं किया। नंदिनी यह बात बोलते हुए बड़बड़ा रही थी और तभी उसके कान में एक बड़ी ही गहरी आवाज गूंजी, सामान गिर गया तो कोई बात नहीं, वह तो उठ जाएगा, लेकिन अभी अगर आप गिर जाती तो आपको चोट लग जाती। ये तो कहिए हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने आपको संभाल लिया, वरना। नंदिनी ने जैसे ही यह आवाज सुनी उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और वह इस टाइम किसी और की नहीं बल्कि उदय की बाहों में थी और उसने उदय की तरफ देखते हुए कहा, आप। उदय ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इस टाइम नंदिनी ने ब्लू कलर के लेंस लगा रखे थे जो उस पर काफी सूट कर रहे थे और साथ ही में उसने काफी अच्छा अपनी ड्रेस से मैचिंग मेकअप किया था। उदय उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और तभी नंदिनी ने ठीक से खड़े होते हुए कहा, अपने फिर से मुझे गिरने से बचा लिया, थैंक यू सो मच उदय भाई। उदय ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से यह बात सुनी, उसने जल्दी से नंदिनी की कमर और हाथ पर से अपना हाथ हटा लिया और 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया। नंदिनी जल्दी जल्दी उन बॉक्सेस को उठाने लगी और उदय ने दरवाजा खोलकर उसकी हेल्प की और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। नंदिनी वापस हॉल में आई और उसने देखा इप्शिता की मम्मी पापा अभिमन्यु की मां सा से बात कर रहे थे और तभी मां सा ने कहा, सुहासिनी जी हमें आए हुए काफी टाइम हो गया है, मुझे लगता है कि अब हमें एंगेजमेंट शुरू करनी चाहिए। आप हमारी होने वाली बहू को लेकर आइए, कहाँ है वो, तैयार हुई या नहीं, क्या हम चले उन्हें बुलाने। सुहासिनी जी ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं रानी सा, कैसी बात कर रही हैं आप। इप्शिता बिल्कुल तैयार है, बस हम अभी उसे लेकर आते हैं। इतना बोलकर सुहासिनी जी नंदिनी की तरफ देखने लगी और नंदिनी जल्दी से आगे आई। सुहासिनी जी ने कहा, आप हमारे साथ चलिए बेटा। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह सीधे बिना कुछ बोले सुहासिनी जी के साथ इप्शिता के रूम में गई। जैसे ही इप्शिता ने अपनी मॉम और नंदिनी को आते देखा, इप्शिता आगे बढ़कर नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हारा फोन कहाँ है, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हें मेरा कॉल पिकअप क्यों नहीं किया। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुझे कहा था ना मैं नीचे जा रही हूँ और वही काम में थोड़ा बिजी हो गई थी, क्या हुआ। इप्शिता और नंदिनी आपस में धीमे धीमे आवाज में बातें कर रही थी और तभी सुहासिनी जी ने धीमी आवाज में कहा, अब आप लोगों को जो भी बात करनी है फंक्शन के बाद करिएगा, अभी हमें नीचे चलना है। इप्शिता ने कहा, 1 मिनट मम्मी। इतना बोलकर वो नंदिनी के पास जाकर बोली, तुम मेरे साथ चलो, मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। इतना बोलकर इप्शिता नंदिनी को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ जा ही रही थी कि सुहासिनी जी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा आप बहुत प्यारी लग रही हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चलिए हमारे साथ चलिए, आप रानी सा और कुंवर सा बाकी सब आपसे मिलने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं और रिंग सेरेमनी में भी तो टाइम लगेगा ना, बाकी सारी बातें बाद में। इप्शिता ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मम्मी 1 मिनट हमारी बात तो सुनिए, वो ये। सुहासिनी जी ने इप्शिता के मांग टीके को ठीक करते हुए कहा, ये वो कुछ नहीं, अब बात करने का टाइम नहीं है बेटा, आप हमारी बात समझ रही है ना, सब बहुत देर से आपका वेट कर रहे हैं, चलिए हमारे साथ।
नंदिनी इप्सिता की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नंदिनी क्यों इतनी अनकंफर्टेबल हो रही है और वह उससे क्या कहना चाह रही है, लेकिन उसकी मॉम के सामने नंदिनी भी कुछ नहीं बोल पाई और उन दोनों को सुहासिनी जी के साथ रूम से बाहर आना पड़ा। सुहासिनी जी ने इप्सिता का हाथ कसकर पकड़ा और नंदिनी इप्सिता के लहंगे को संभालते हुए बोली, तुम अपने हैवी लहंगे की वजह से अनकंफर्टेबल हो रही हो क्या? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाया और वो कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी सुहासिनी जी ने कहा, बेटा इप्सिता, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जितनी बात आपसे पूछी जाए सिर्फ आप उतनी ही बात का जवाब देगी। आपको कुछ भी अपनी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि रानी सा किसी भी बात को लेकर आपसे नाराज हो। आप समझ रही हैं ना? राजवंशी खानदान की बहू बनने वाली है आप, और सूर्यवंशी खानदान की पूरी इज्जत आपके हाथ में है। इप्सिता अपनी मॉम की बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और नंदिनी सुहासिनी जी की बात सुनकर थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई। उसने इप्सिता के लहंगे को ठीक किया और उसके हाथ को पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे लाने में हेल्प करने लगी। इप्सिता जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी अचानक से पूरे हाल में अंधेरा हो गया और इप्सिता अपनी मम्मी और नंदिनी के साथ वही सीढ़ियों पर ही रुक गई। इप्सिता जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी अचानक से पूरे हाल में अंधेरा हो गया और इप्सिता अपनी मम्मी और नंदिनी के साथ वही सीढ़ियों पर ही रुक गई। पूरे हॉल में अंधेरा हो गया, सिर्फ एक फोकस लाइट इप्सिता के ऊपर पड़ रही थी। वहां हॉल में मौजूद सभी की नजरें इप्सिता पर चली गई और अपने ऊपर वो फोकस लाइट पड़ते ही इप्सिता ने अपना हाथ चेहरे के सामने कर लिया। उसे इस फोकस लाइटिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए इस तरह सबकी नजरें सिर्फ खुद पर महसूस करके उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वहां की डेकोरेशन, लाइटिंग, सब कुछ काफी अच्छे से अरेंज किया गया था। सारी लाइट इप्सिता पर थी और उसके खूबसूरत चेहरा पर जब लाइटिंग पड़ी सब उसकी खूबसूरती के बारे में ही बात करने लगे। रानी सा मुस्कुराते हुए इप्सिता की तरफ देख रही थी और वही अर्पिता अपनी माँ के बगल में आकर खड़ी होते हुए बोली, वैसे माँ सा बहुत अच्छी भाभी चुनी है आपने तो हमारे अभिमन्यु भाई सा के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगेंगी। यह हमारे भाई सा के साथ इनकी जोड़ी खूब जांचेगी। माँ सा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और वही अभिमन्यु की नजर जैसे ही इप्सिता पर पड़ी वो अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और उसने इप्सिता को सर से लेकर पांव तक देखा। वो उन्हीं कपड़ों में थी जो अभिमन्यु की मॉम ने उसे भेजे थे और वो उसे कपड़े में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए अभिमन्यु इप्सिता की खूबसूरती में खो गया और जैसे ही सुहासिनी और नंदिनी इप्सिता को नीचे लेकर उतरी दोबारा से पूरे हॉल में लाइट्स आ गई और माँ सा आगे बढ़ी और उन्होंने इप्सिता के चेहरे को छुआ और 500 की गड्डी निकालकर उसे इप्सिता के सिर के ऊपर से घूमते हुए अपने पीछे खड़े मैनेजर के हाथ में दे दिया और उन्होंने इप्सिता की थोड़ी पर अपना हाथ लगाकर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है आप इप्सिता, हमें अपनी पसंद पर नाज है। हमने आपको राजवंशी खानदान की बहू चुनकर कोई गलती नहीं की है। नंदिनी इप्सिता के बगल में खड़ी थी और माँ सा ने नंदिनी और सुहासिनी की तरफ देखकर कहा, सुहासिनी जी, आज से आपकी बेटी हमारी अमानत हुई। अभिमन्यु इधर आइए। माँ सा के मुंह से अपना नाम सुनते ही अभिमन्यु तुरंत स्टेज से नीचे उतरा और माँ सा के बगल में आकर खड़ा हो गया। इप्सिता अभी भी अपनी नजरें नीचे झुकाकर खड़ी थी, उसने अभी तक अभिमन्यु को नहीं देखा था। माँ सा ने अभिमन्यु को हुक्म देते हुए कहा, इप्सिता का हाथ पकड़िए और उन्हें स्टेज पर ले जाइए। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाकर इप्सिता के सामने अपना हाथ फैलाया और इप्सिता अभी भी नंदिनी का हाथ पकड़े हुए थे और तभी नंदिनी ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने हुए धीमी आवाज में कहा, छोड़ो मेरा हाथ और आगे बढ़ो। इप्सिता की दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थी और सुहासिनी जी नंदिनी के साथ ही पीछे हट गई और इप्सिता ने धीरे से अपना हाथ उठाकर अभिमन्यु के हाथ पर रखा और अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर लेकर चढ़ने लगा। लेकिन इप्सिता का लहंगा काफी ज्यादा हैवी था और तभी अर्पिता इप्सिता के बगल में आए और उसने उसके लहंगे को संभालते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही है भाभी सा, लाइए हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। इतना बोलकर अर्पिता ने इप्सिता के लहंगे को पकड़ा और इप्सिता स्टेज पर अभिमन्यु का हाथ पकड़कर चढ़ गई। जैसे ही इप्सिता स्टेज पर चढ़ी उसकी नजर अभिमन्यु के चेहरे की तरफ गई। अभिमन्यु भी आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और जैसे ही उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली वो दोनों ही एक दूसरे में खो गए और तभी अर्पिता अब उन दोनों को इस तरह देखकर उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ हम जानते हैं आप दोनों ही आज बहुत प्यारी लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ सबके सामने ही आप दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे। थोड़े दिन की ही तो बात है, कुछ दिनों बाद एक दूसरे के साथ ही रहना है, इसलिए अभी थोड़ा सा सब्र रखिए। इतना बोलकर अर्पिता मुस्कुराने लगी और इप्सिता ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली और अभिमन्यु के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया।
इप्शिता को इस तरह अपने हाथ से उसका हाथ छुड़ाते देखकर अभिमन्यु को कुछ अच्छा नहीं लगा और उसने अपने मन में कहा, शायद इप्शिता अभी भी हमसे नाराज है, इसीलिए वो हमसे नजरें नहीं मिला रही है। क्या हमने सच में उस दिन कुछ ज्यादा ही अपसेट कर दिया उन्हें? अभिमन्यु अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा था और तभी उसकी नजर इप्शिता के कंधे पर गई। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। वो दोनों स्टेज पर खड़े ही थे कि मासा ने तेज आवाज में कहा, सुहासिनी जी, रिंग सेरेमनी शुरू करें। इप्शिता के मम्मी पापा और उदयवीर वही इप्शिता के पीछे आकर खड़े हो गए और मासा और अर्पिता अभिमन्यु के बगल में खड़े थे। वही अभिमन्यु के चाचा इस सगाई से जरा भी खुश नहीं थे और यह बात उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मासा ने अभिमन्यु के हाथ में इप्शिता की अंगूठी पकड़ाई। अंगूठी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे रिंग के बीच में रेड कलर का रूबी लगा हुआ था और उसके चारों तरफ व्हाइट डायमंड इस तरह से लगे हुए थे कि वह अंगूठी देखने में एक बहुत ही प्यारा रेड और व्हाइट फ्लावर लग रही थी। और इप्शिता के हाथ में अभिमन्यु की अंगूठी वो सिंपल थी, एक काफी बड़ी सी गोल्ड रिंग जिसमें काफी सारे छोटे व्हाइट डायमंड लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उस रिंग का लुक बहुत डिसेंट था। और रानी सा ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, बेटा अपना हाथ आगे बढ़ाइए और अभिमन्यु को अंगूठी पहनाइए। इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने उसे अभिमन्यु को अंगूठी पहनने का इशारा किया और तभी सुहासिनी जी ने इप्शिता के कान में आकर कहा, इप्शिता बेटा आप उधर क्यों देख रहे हैं, आगे बढ़िए, कुंवर सा को अंगूठी पहनाइए। इप्शिता ने जैसे ही अपनी मॉम की बात सुनी, वो आगे बढ़ी और अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे कर दिया। इप्शिता ने अभिमन्यु की थर्ड फिंगर में अंगूठी पहन दी और सब लोग जोर से तालियां बजाने लगे और वही अभिमन्यु और इप्शिता के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। और तभी इप्शिता को ऐसा लगा जैसे उसके ब्लाउज का हुक उसे चुभ रहा है और इप्शिता इस बात से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने अपने मन में कहा, यह क्या हो रहा है, ये हुक मुझे चुभ क्यों रहा है? हमने नंदिनी से कहा था इसे ठीक से लगाओ, लेकिन ये लड़की, इसने अपने आगे हमारी बात ही नहीं सुनी। मासा ने अभिमन्यु को इप्शिता के हाथ में अंगूठी पहनने का इशारा किया और अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इप्शिता अपने ही ख्याल में डूबी हुई थी। उसे अपने ब्लाउज की काफी टेंशन हो रही थी और तभी सुहासिनी जी ने इप्शिता का हाथ धीरे से आगे की तरफ बढ़ाया और इप्शिता ने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ पर रखा और जैसे ही अभिमन्यु ने इप्शिता को अंगूठी पहनाई, इप्शिता ने कसकर अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और सब लोग जोर से तालियां बजा रहे थे और अभिमन्यु हैरानी से इप्शिता की तरफ देखने लगा और उसने अपने मन में कहा, राजकुमारी इप्शिता को क्या हुआ? इन्होंने हमारा हाथ इतनी कसकर क्यों पकड़ रखा है? वही इप्शिता के चेहरे पर एक अलग ही डर नजर आ रहा था और इप्शिता ने अपने मन में कहा, ओह गॉड, क्या मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया है? बट अभी अगर किसी ने देख लिया तो बहुत इंसल्ट होगी और मम्मी वो तो मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इप्शिता के चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थी और उसने अभिमन्यु के हाथ को कसकर दबा दिया और अभिमन्यु के हाथ में इप्शिता का नाखून गड़ गया, लेकिन अभिमन्यु ने जरा भी इस बात की शिकन अपने चेहरे पर नहीं पड़ने दी। उसने उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया और इप्शिता खड़े होने से डर रही थी और तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठाते हुए कहा, आर यू ऑल राइट? इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस अभिमन्यु की आंखों की तरफ देख रही थी और अभिमन्यु की नजरें इप्शिता की नजरों से टकराई और वह इप्शिता के चेहरे पर आए उस डर को महसूस कर पा रहा था। वो चुपचाप इप्शिता के बगल में बैठकर धीमी आवाज में बोला, क्या बात है इप्शिता, आप ठीक है ना? अभिमन्यु ने दोबारा से पूछा, लेकिन इप्शिता अभी भी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप इप्शिता के बगल में बैठकर धीमी आवाज में बोला, क्या बात है, आप ठीक है ना? इप्शिता अभी भी कुछ नहीं बोली। इप्शिता ने अपनी पीठ के पीछे हाथ लगाया और उसे समझ आ गया कि उसकी ब्लाउज का हुक खुल गया था और इप्शिता ने अपने मन में कहा, ओह गॉड, ये हुक तो खुल गया। अगर इस पर किसी की नजर पड़ गई तो मम्मी हमें पता नहीं क्या क्या सुनाएंगी। अब क्या करें हम? इप्शिता ये सोचते हुए अपने पीठ के पीछे हाथ लगाया और वह एक हाथ से सबसे नजरें बचाते हुए उस हुक को बंद करने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने उसे ऐसा करते हुए नोटिस कर लिया और तभी सुहासिनी जी, जो इप्शिता को इस तरह अभिमन्यु के बगल में बैठकर हिलता डुलता देख रही थी, उन्होंने इप्शिता को आंखें दिखाकर शांति से बैठे रहने का इशारा किया। इप्शिता ने अपनी मॉम की बात मान ली और चुपचाप अपना हाथ आगे करके बैठ गई और उसने इधर उधर नजर डाली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रही है। इप्शिता ने अपने मन में कहा, यह नंदिनी कहाँ चली गई? अभिमन्यु की नजर इप्शिता की पीठ पर गई और उसने देखा इप्शिता के ब्लाउज का हुक खुल गया था। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, अच्छा, तो इस वजह से इप्शिता अनकंफर्टेबल हो रही है। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, इप्शिता। अभिमन्यु ने धीरे से इप्शिता को बुलाया।
लेकिन इप्शिता ने उसकी बात सुनी ही नहीं क्योंकि उसका पूरा ध्यान नंदिनी को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन उसे नंदिनी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। अभिमन्यु ने फिर से उसका नाम लेते हुए कहा, इप्शिता। अभिमन्यु की आवाज सुनकर इप्शिता ने उसकी तरफ देखा और अभिमन्यु कुछ बोलने जा ही रहा था कि अर्पिता इप्शिता के बगल में आकर खड़े होते हुए बोली, भाभी सा हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखा, वो अर्पिता से भी कंफर्टेबल बात नहीं कर पा रही थी। तभी अभिमन्यु ने उसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, इप्शिता, ये हमारी बहन अर्पिता है। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाकर अर्पिता की तरफ देखा और अर्पिता के बगल में जयराज खड़ा था। उसने इप्शिता की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, वैसे मानना पड़ेगा साले साहब की किस्मत है तो बड़ी ही अच्छी, इतनी खूबसूरत बीवी जो मिल रही है उन्हें, काश हमारी किस्मत भी इतनी अच्छी होती। जयराज इप्शिता को घूरते हुए देख रहा था और तभी अर्पिता ने जयराज के हाथ में पकड़े हुए एक बॉक्स को लेते हुए कहा, भाभी, हमारे और जयराज जी की तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट। इप्शिता ने उसे बॉक्स की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, इसकी क्या जरूरत थी? अर्पिता ने मना करते हुए कहा, जरूरत थी, भाभी सा आप हमारी भाई सा की धर्मपत्नी बनने वाली हैं तो आपके लिए एक गिफ्ट तो बनता ही है। इप्शिता अर्पिता की बात सुनकर कुछ नहीं बोली और वह इस तरह चुपचाप वहीं बैठ गई। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर अपने मन में कहा, अर्पिता से हम बात करें क्या? शायद अर्पिता इप्शिता की कोई हेल्प कर दे। अभिमन्यु ये सोच ही रहा था कि तभी नंदिनी वही स्टेज के पास आई। इप्शिता और अभिमन्यु की पिक क्लिक करते हुए बोली, जीजू मुझे आप दोनों की एक पिक क्लिक करनी है, क्या मैं पिक क्लिक कर सकती हूँ? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अर्पिता और जयराज स्टेज से नीचे उतर आए। वही मासा सुहासिनी जी से बात करते हुए बोली, सुहासिनी जी यह लड़की कौन है? यह अभिमन्यु के जीजू क्यों बोल रही है? सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या हैरानी सा, यह इप्शिता की बेस्ट फ्रेंड है। मासा नंदिनी की तरफ देखने लगी और वही जयराज की नजर नंदिनी पर गई और उसने जैसे ही सुहासिनी जी के मुंह से यह बात सुनी कि नंदिनी इप्शिता की फ्रेंड है, वो उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। अर्पिता की नजर जैसे ही अपने पति पर गई उसने जयराज की तरफ घूमते हुए कहा, क्या देख रहे हैं आप जयराज जी? जयराज ने अर्पिता की यह बात सुनकर नंदिनी की तरफ से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं। अर्पिता ने उसकी इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं किया और वो उसे घूरते हुए ही देख रही थी कि तभी जयराज ने अर्पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप हमें घूर कर क्यों देख रही हैं? अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा, आपके झूठ बोलने के अंदाज को देख रहे हैं हम कि किस तरह से आप हमसे सफेद झूठ बोल देते हैं, आपको एक बार भी हमसे झूठ बोलने में झिझक नहीं होती है ना? अर्पिता की यह बात सुनकर जयराज ने गुस्से से उसका हाथ कसकर दबा दिया, जिससे अर्पिता की चूड़ी टूटकर उसके हाथ में लग गई और जयराज ने उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, कोई झूठ नहीं बोला है हमने आपसे, और झूठ उनसे बोला जाता है जिनसे किसी चीज का डर हो और हम आपसे नहीं डरते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, आप और हमसे किसी भी तरह की चालाकी करने की जरूरत नहीं है, वरना आप जानती हैं हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। इतना बोलकर जयराज ने गुस्से से अर्पिता का हाथ झटक दिया और वहां से साइड में चला गया। वहां इतने सारे लोग थे, लेकिन सब अपनी अपनी बातों में बिजी थे। किसी ने भी जयराज को अर्पिता के साथ इतना बुरा बर्ताव करते नोटिस नहीं किया। वही नंदिनी एक साथ अभिमन्यु और इप्शिता की फोटो क्लिक कर रही थी और तभी नंदिनी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, जीजू आप इतना क्यों शर्मा रहे हैं? वैसे भी अब तो इप्शिता आपकी होने वाली वाइफ है। नंदिनी के इतना बोलते ही अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखने लगा और इप्शिता ने नंदिनी को आंख दिखाई और तभी नंदिनी स्टेज पर चढ़ी और उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़कर इप्शिता के कंधे पर रख दिया और उन दोनों के साथ सेल्फी लेने लगी। और तभी इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नंदिनी हमारी बात सुनो। नंदिनी ने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बोलो क्या हुआ? इप्शिता नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाई और नंदिनी के कान में कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी सुहासिनी जी ने नंदिनी को बुलाते हुए कहा, नंदिनी बेटा, एक मिनट इधर आइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नंदिनी इप्शिता की तरफ देखकर बोली, मैं 1 मिनट में आती हूँ। नंदिनी को वहां से जाते देखकर इप्शिता ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट नंदिनी, हमारी बात तो सुनो। लेकिन नंदिनी ने उसकी बात सुनी ही नहीं और सुहासिनी जी के पास चली गई और अभिमन्यु इप्शिता को नोटिस कर रहा था। वो काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी और अभिमन्यु को प्रॉब्लम पता चल गई थी, इसलिए वो इप्शिता से कुछ पूछ भी नहीं रहा था। इप्शिता ने अपने मन में कहा, इप्शिता
तो हमें बताएंगी भी नहीं और ऐसे उठकर तो वो यहाँ से जा भी नहीं सकती, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा, लेकिन कैसे मदद करें हम इप्सिता की। अभिमन्यु ये सोच रहा था और वही सुहासिनी जी ने नंदिनी को समझाते हुए कहा, नंदिनी बेटा हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये अभिमन्यु के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके चाचा चाची और अभिमन्यु के बहन और उनके जीजा सा है। आप यही रुक जाइए और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हम अभी आते हैं। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं देख लूंगी। इतना बोलकर नंदिनी ने वेटर को बुलाया और वो शरबत का ग्लास उठाकर अपने हाथों से अभिमन्यु के चाचा चाची और बाकी सब लोगों को सर्व करने लगी। वही जयराज नंदिनी को घूरते हुए देख रहा था और नंदिनी का बैकलेस गाउन देखकर वो उसकी पीठ को एक टक घूरता ही जा रहा था। अर्पिता ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी और वही नंदिनी उसे इन सारी बातों की खबर ही नहीं थी। वह सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी और वह वैसे ही नॉर्मली अर्पिता को ड्रिंक देकर जयराज के सामने गई और उन्हें भी ड्रिंक देने के लिए नंदिनी ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, जयराज ने नंदिनी के पूरे हाथ को छूते हुए उसके हाथ से ग्लास लिया। नंदिनी को जयराज का ये टच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन नंदिनी ने इस बात को ज्यादा तुल नहीं दिया और ना ही इस बारे में सोचा, क्योंकि उसे लगा कि शायद गलती से हाथ टच हो गया होगा, इसलिए वह वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन जयराज बार बार पलट पलट कर नंदिनी को ही देख रहा था। वही अभिमन्यु और इप्सिता के साथ एक एक करके सब लोग पिक क्लिक करवाने आ रहे थे और वही इप्सिता स्टेज पर बने काउच उसका बैग टिका कर बैठी हुई थी और किसी तरह से खुद को कंफर्टेबल दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट बता रही थी कि वह कितनी ज्यादा नर्वस और अनकंफर्टेबल है। वही अभिमन्यु और इप्सिता के साथ एक एक करके सब लोग पिक क्लिक करवाने आ रहे थे और वही इप्सिता स्टेज पर बने काउच उसका बैग टिका कर बैठी हुई थी और किसी तरह से खुद को कंफर्टेबल दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट बता रही थी कि वह कितनी ज्यादा नर्वस और अनकंफर्टेबल थी। अभिमन्यु उसकी प्रॉब्लम समझ गया है, इसीलिए वो किसी भी तरह से उसकी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है इप्सिता बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। ये सब अपने मन में सोचते हुए अभिमन्यु ने मासा की तरफ देखा और मासा उठकर स्टेज पर आई और उन्होंने अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है अभिमन्यु, हम आपको बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? अभिमन्यु उठकर खड़ा हुआ और उसने मासा के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मासा, क्या हम इप्सिता से कुछ बात कर सकते हैं अकेले में? इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से बात सुनी उसका गला सूख गया और उसने अपने मन में कहा, अब यह अभिमन्यु को क्या हो गया, इन्हें हमसे अब क्या बात करनी है, वह भी इतनी गलत टाइमिंग पर। कैसे जाएंगे हम यहाँ से सबके सामने से, और ऊपर से हमारा ब्लाउज। मासा ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या बात है अभिमन्यु, आपको क्या परेशानी है और किस बारे में बात करनी है आपको? इप्सिता ने अभिमन्यु की मॉम की बात सुनी और उसने अपने मन में कहा, प्लीज गॉड, यह मुझे अभिमन्यु जी के साथ बात करने से मना कर दे तो सही रहेगा। सुहासिनी जी जो मासा के पीछे ही खड़ी थी, उन्होंने अभिमन्यु की बात सुन ली और उन्होंने स्टेज पर आकर मासा की तरफ देखते हुए कहा, अगर कुंवर सा इप्सिता से बात करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है रानी सा। इप्सिता ने जैसे ही अपनी मम्मी की बात सुनी उसने अपने मन में कहा, क्या कर रही है मम्मी आप, हम इस हाल में नहीं जा सकते अभिमन्यु के साथ बात करने, आप क्यों ऐसा बोल रही है, प्लीज कोई तो मना कर दे। इप्सिता ये सोच ही रही थी कि तभी इप्सिता उसने मासा की तरफ देखा और उन्होंने ने कहा, ठीक है अभिमन्यु, आपको बात करनी है तो आप इप्सिता से बात कर सकते हैं। अभिमन्यु ने सुहासिनी जी और मासा की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के पास गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, इप्सिता प्लीज हमारे साथ चलिए। सुहासिनी जी इप्सिता के पास आई और उन्होंने इप्सिता को उसकी जगह से उठाते हुए कहा, जाए इप्सिता, कुंवर सा को आपसे कुछ बात करनी है, उन्हें सामने वाले रूम में लेकर जाइए, क्योंकि आप इतने हैवी लहंगे के साथ अपने रूम में नहीं जा पाओगी। इप्सिता उठकर खड़ी हुई थी कि अभिमन्यु ने कहा, इट्स ओके आंटी, हम है ना, हम उनकी हेल्प कर देंगे। इप्सिता जैसे ही उठकर खड़ी हुई, अभिमन्यु ने तुरंत इप्सिता की पीठ के पीछे अपना हाथ लगाया और इप्सिता के हाथ को पकड़कर संभालते हुए उसे स्टेज से उतार लिया और इप्सिता का हाथ पकड़कर ही वह उसे सबसे दूर ले जाते हुए बोला, हम जानते हैं आपके ड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हम आपको रूम में लेकर चलते हैं, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। इप्सिता ने जैसे ही यह बात सुनी वो एक झटके से अपना चेहरा मोड़कर बहुत ही हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और अभिमन्यु ने अपने हाथ से इप्सिता की पीठ को पूरी तरह से कवर कर लिया था। इप्सिता अभिमन्यु के मुंह से यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, आपको कैसे
अभी इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, जी हाँ, हमें पता है, प्लीज आप रूम के अंदर चलिए। इप्सिता तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु को इस बारे में पता चल गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने यह बात सुनी उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ, शायद अभिमन्यु के लिए रिस्पेक्ट, लेकिन फिर वो चुपचाप सामने की तरफ बने रूम की तरफ ही बढ़ गई। अभिमन्यु के साथ चलते हुए इप्सिता उसकी तरफ ही देख रही थी। चलते हुए कमरे की तरफ आए वो दोनों एक साथ रूम के अंदर आए और जैसे ही अभिमन्यु उसे रूम के अंदर लेकर गया, उसने इप्सिता की पीठ के पीछे से अपना हाथ हटा लिया और इप्सिता की तरफ से अपना मुंह दूसरी तरफ घूमते हुए कहा, हमें आपसे ऐसी कोई बात नहीं करनी है, हम बस आपको वहां स्टेज पर अनकंफर्टेबल देख रहे थे, इसीलिए हम आपको यहां पर लेकर आए हैं। अब आप अपनी ड्रेस ठीक कर सकती हैं, हम आपकी तरफ नहीं देख रहे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। इप्सिता हैरानी से अभिमन्यु की तरफ ही देखते रह गई और उसने अपने मन में कहा, ये क्या देख रहे हैं हम, और क्या सुन रहे हैं मिस्टर अभिमन्यु के मुंह से, हमें तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इप्सिता के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे और उसने अपने ब्लाउज को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इतनी हैवी ज्वेलरी और इतना हैवी दुपट्टे के साथ उसका हाथ पीछे की तरफ जा ही नहीं रहा था, इसलिए वह उसे बंद नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ अपनी नजरें घुमाई और इप्सिता अभी भी अपना हुक बंद करने में स्ट्रगल कर रही थी। इप्सिता इतनी अच्छी तरह से रेडी हुई थी और इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर इतनी घबराहट और उसे इतना परेशान होते देखकर अभिमन्यु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभिमन्यु कहीं ना कहीं इप्सिता की आंखों और उसके चेहरे की खूबसूरती में खो गया था। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु को अपनी तरफ घूमते हुए देखा, उसने अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, अभिमन्यु, क्या आप हमारी एक और हेल्प कर सकते हैं? प्लीज आप हमारी फ्रेंड नंदिनी को बुला दीजिए, एक्चुअली हमसे ये हुक लग नहीं रहा। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी, उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे नंदिनी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी और उसने दोबारा दरवाजा बंद करते हुए कहा, हमें आपकी फ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रही, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी और वह उसे घूरते हुए देखने लगी और तभी अभिमन्यु ने सफाई देते हुए कहा, नहीं, आप हमें गलत मत समझिएगा, हम सिर्फ आपका हुक लगाएंगे और वह भी दूसरी तरफ देखते हुए, हम आपकी तरफ अपनी नजर भी नहीं घुमाएंगे, डोंट वरी। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगी। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर कमरे में रहेंगे तो भी बाहर खड़े लोगों को शक होने लगेगा और वह अलग अलग तरह की बातें करेंगे, हम नहीं चाहते कि आपके बारे में इस तरह की कोई भी बातें बने। इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा, वैसे बात तो सही है और अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इप्सिता ने एक आखिरी बार खुद से ही वो हुक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लगा और आखिर हार मानते हुए उसने अपने हाथ नीचे कर लिए, वो काफी ज्यादा थक गई थी। इप्सिता को ना चाहते हुए भी अभिमन्यु की हेल्प लेनी पड़ी और अभिमन्यु ने इप्सिता के करीब आकर उसके बालों को धीरे से आगे की तरफ किया। जैसे ही इप्सिता ने अपनी पीठ पर अभिमन्यु का हाथ महसूस किया, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने शीशे में अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने जैसा बोला था वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर रखी थी। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु को शीशे में देखा, इप्सिता के मन में अभिमन्यु के लिए इज्जत बढ़ गई और जैसे ही इप्सिता का वो हुक लगाकर अभिमन्यु 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, हो गया। इप्सिता ने अपनी पीठ के पीछे हाथ लगाते हुए देखा और अभिमन्यु ने बहुत अच्छी तरह से उसका हुक लगा दिया था। इप्सिता जल्दी से अपने दुपट्टे और बाल को ठीक करके अभिमन्यु के बगल में आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने गेट खोला और वो इप्सिता की तरफ देखने लगा। इप्सिता अभिमन्यु के बगल में आकर खड़ी हुई और उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर अभिमन्यु। अभिमन्यु इप्सिता की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से आगे बढ़ गया और वहीं नंदिनी इस टाइम एक वेटर से बात करके उसे सब समझा रही थी और बाकी के आए हुए मेहमानों को स्नैक्स सर्व करने के लिए बता रही थी। और तभी पीछे से किसी का हाथ नंदिनी के कंधे पर आया। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे खड़े शख्स को देखकर वो चौंकते हुए बोली, मिस्टर राणावत आप यहाँ? जयराज ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, वह हम आपको वहां देख रहे थे, बट आप हमें वहां नजर नहीं आए तो हम आपको ढूंढते हुए यहां आ गए। नंदिनी ने जैसे ही यह बात सुनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर राणावत आपको कुछ चाहिए था क्या? जयराज ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए नंदिनी को सर से लेकर पांव तक देखा और तभी नंदिनी ने अपने हाथ में पकड़े हुए फ्रूट्स चाट की प्लेट को आगे बढ़ते हुए कहा, फ्रूट्स लेंगे आप? जयराज ने नंदिनी के हाथ में पकड़े हुए उस प्लेट को अपने हाथ में लिया और नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा,
फ्रूट्स तो हम हमेशा ही खाते हैं, लेकिन आपके जैसी खूबसूरत लड़की के हाथों से हमने कभी फ्रूट्स नहीं खाए। अगर आप हमें अपने हाथों से फ्रूट्स खिला देंगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। नंदिनी ने जैसे ही यह बात सुनी उसे काफी ऑकवर्ड फील हुआ और उसने जयराज के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, मिस्टर रणावत, मेरा हाथ छोड़िए। नंदिनी को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था और उसने अपना हाथ जयराज के हाथों से छुड़वाने की कोशिश की और तभी वहां पर रखा हुआ सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास जमीन पर गिर गया और ग्लास के गिरते ही कांच के टुकड़े पूरे जमीन में फैल गए और नंदिनी ने उन टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों की तरफ देखा और कांच के गिरकर टूटने से एक तेज आवाज हुई और ज्यादातर लोगों का ध्यान उसे तरफ हो गया, इसलिए जयराज ने भी दोबारा उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की और वो इधर उधर देखते हुए अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गया। लेकिन नंदिनी घबराकर तुरंत ही वहां से दूसरी तरफ भागकर जाने लगी। नंदिनी को लग रहा था कहीं जयराज फिर से उसके पीछे तो नहीं आ रहा, इसलिए वह आगे की तरफ चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और इसी वजह से वह सामने से आ रहे उदय से टकरा गई और उदय ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आराम से नंदिनी, आप इस तरह भागती हुई कहाँ जा रहे हैं? कोई आपके पीछे आ रहा है क्या? इतना बोलते हो उदय ने नंदिनी के पीछे झांक कर देखा तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। नंदिनी ने जैसे ही उदय को देखा उसने अपने आप को संभाला और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी। कुछ नहीं, वो मैं बस थोड़ा जल्दबाजी में थी, शायद मैंने आपको आते हुए देखा नहीं। आई एम सॉरी। उदय ने नंदिनी की घबराहट को महसूस किया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इट्स ओके, रिलैक्स, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से बचकर भाग रही हैं। नंदिनी ने जैसे ही यह बात सुनी उसने तुरंत नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हम भला किस बचकर भागेंगे, हम तो बस उधर जा रहे थे। इतना बोलकर नंदिनी ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए वो उसी तरह तेज कदमों से भागते हुए वहां से आगे चली गई। उदय को नंदिनी पर कुछ शक हुआ और वह पीछे की तरफ देखने लगा जिधर से नंदिनी भागते हुए आ रही थी और वहां पर उसे जयराज के अलावा और कोई नजर नहीं आया और उदय ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, यह मिस्टर राणावत यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उदय ने खुद से सवाल करते हुए जयराज की तरफ देखा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया क्योंकि जयराज इस वक्त तो दूसरी तरफ देख रहा था। एंगेजमेंट का फंक्शन भी अब लगभग खत्म हो चुका था और राजवंश परिवार के सभी लोग वापस जा चुके थे। वहीं इप्शिता कपड़े चेंज करने के बाद अपने रूम में बैठी थी और उसने अपने मन में कहा, आज जिस तरह से अभिमन्यु ने हमारी हेल्प की और जिस तरह से हमें कंफर्टेबल फील करवा रहे थे, ये सब देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है शायद हम उन्हें गलत समझ रहे थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान है और हमें देखो, हमने तो उन्हें थैंक यू तक नहीं बोला। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, कम से कम हमें उन्हें थैंक्स तो बोलना ही चाहिए था। इप्शिता कहीं ना कहीं अभिमन्यु की हेल्प से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो अभिमन्यु के ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी नंदिनी कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकली और उसने अपना मुंह पूछते हुए कहा, इशू, वो मैं क्या सोच रही थी कि यही इसी शहर में थोड़ी दूर पर मेरी मौसी और मौसा जी रहते हैं, तो मैं उनसे जाकर कल मिल लेती हूँ, ठीक रहेगा ना? नंदिनी यह सारी बातें बोल रही थी लेकिन इप्शिता ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अभिमन्यु में ही लगा हुआ था। इप्शिता को इस तरह सोच में डूबा देखकर नंदिनी उसके बगल में आकर बैठी और उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए बोली, क्या बात है मैडम, क्या सोच रही हो? इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी की आवाज सुनी तो हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ नहीं, कुछ नहीं। नंदिनी ने इप्शिता के सामने बैठे हुए कहा, कुछ नहीं, सीरियसली। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम कुछ नहीं सोच रही थी तो फिर मैंने अभी तुझे क्या कहा? इप्शिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारा ध्यान कहीं और था इसलिए हमने सुना ही नहीं कि तुम क्या कह रही थी। अब बताओ हमें क्या कहा तुमने? नंदिनी ने इप्शिता का मजाक बनाया और उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, भला तू मेरी बातों पर क्यों ध्यान देगी? तुझे तो मेरे जीजू के बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है ना? इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनकर उसके कंधे पर मरते हुए कहा, चुप करो तुम और कुछ भी मत बोला करो। इतना बोलकर इप्शिता ब्लश करने लगी और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घूम ली। तभी नंदिनी ने इप्शिता के चेहरे पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ घूमते हुए कहा, अच्छा, अगर तू जीजू के बारे में नहीं सोच रही थी तो फिर मेरी इस बात पर इतना ब्लश क्यों कर रही है? इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार नंदिनी, सच बताऊं तो अब मुझे लग रहा है कि उस दिन शायद हमने अभिमन्यु को कुछ गलत समझ लिया था। वह काफी अच्छे हैं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वह तो है ही। तूने देखा नहीं जब मैं उनकी फोटो खींच रही थी, वह कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे थे।
यार इप्शिता, तो पता करना, जीजू का कोई छोटा बड़ा भाई हो तो मुझे सब चलेगा, या फिर कोई ऐसे ही राजघराने टाइप का। इप्शिता नंदिनी के हाथ पर मारते हुए कहा, कुछ भी मत बोला कर तू, और मेरी बात ध्यान से सुन। पता है आज अभिमन्यु ने हमारी बहुत हेल्प की। नंदिनी ने इप्शिता की ये बात सुनकर उससे एकदम ही पूछा, हेल्प की? लेकिन कैसे? नादिनी ने जैसे ही ये सवाल किया तो इप्शिता ने उसे तौंट मारते हुए कहा, तुम तो बिजी हो गई थी इधर उधर, और मेरे पास आकर एक बार भी तुमने नहीं पूछा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। तुम्हें पता है अगर अभिमन्यु हेल्प ना करते तो मेरी कितनी इंसल्ट होती सबके सामने। नंदिनी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, कैसी इंसल्ट और किस बारे में बात कर रही हो तुम? मुझे सब कुछ क्लियर बताओ। इप्शिता ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा, मेरे ब्लाउज का हुक खुल गया था और अभिमन्यु को पता नहीं ये बात कैसे पता चली, और उन्होंने हमारी हेल्प की। वह वहां सबके सामने से हमें लेकर रूम में आए और उन्होंने हमारी इंसल्ट होने से बचा लिया। इप्शिता की पूरी बात सुनते ही नंदिनी ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह शिट, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और तूने मुझे बताया ही नहीं। इप्शिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, इतनी बार तो हम तुम्हें इशारे से सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम अपने ख्वाबों ख्यालों से बाहर निकलो तब ना। नंदिनी ने इप्शिता से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्रॉब्लम में हो। इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा चलो छोड़ो अब ये सब, और ये तो कहो अच्छा हुआ अभिमन्यु ने हमारी इज्जत बचा ली। इप्शिता बोल ही रही थी कि तभी नंदिनी ने कहा, वैसे तूने जीजू को थैंक यू बोला या नहीं? इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी उसने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिल पाया, और सब लोगों के सामने कैसे बोलते हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगता। नंदिनी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओह गॉड, उन्होंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुमने उन्हें एक थैंक यू तक नहीं बोला, हाउ रूड यू आर। इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे थे कि हम अभिमन्यु को थैंक्स कैसे बोले। नंदिनी ने उसका मोबाइल फोन उठाते हुए कहा, तेरे पास उनका नंबर है तो अभी उन्हें कॉल कर और थैंक यू बोल दे। इप्शिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम, हमारे पास भला उनका नंबर कैसे होगा? नंदिनी ने काफी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या मतलब कौन सी 18th सेंचुरी में है हम लोग की जिससे शादी हो रही है, अपने होने वाले हस्बैंड का नंबर तक नहीं है तेरे पास? नंदिनी को इतना हैरान और परेशान देखकर इप्शिता ने बड़े ही आराम से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे यार, यहाँ पर ऐसे ही होता है, और वैसे भी ये एक अरेंज मैरिज है और हम कल उनसे दोबारा ही मिले थे, तो ऐसे में नंबर कैसे हो सकता है हमारे पास उनका? इप्शिता ने की बात ऐसी बोली जैसे कि उसके लिए बहुत ही नॉर्मल बात हो, जबकि शहर में नंदिनी जहां से बिलोंग करती है वहां पर तो मीटिंग बाद में होती है और एक दूसरे के सोशल मीडिया आईडी और नंबर पहले ही मिल जाते हैं। नंदिनी ने बेबी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब नहीं है वो नंबर तो क्या कर सकते हैं, लेकिन तू फिर एक काम कर, जीजू को सरप्राइज दे और कल उनसे जाकर मिल और उन्हें लंच पर ले जाकर थैंक्स बोल। इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी का यह आइडिया सुना उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, और वैसे भी तो किसी दूसरे इंसान से मिलने थोड़ी ना जा रही है। अब तो वो तुम्हारे फ्यांसे हो गए हैं और अपने फ्यांसे से मिलने में क्या बुराई। अगर तू उनसे मिलने जाएगी तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि तू भी कुछ एफर्ट्स कर रही है, तो हो सकता है वह भी खुलकर सामने आए और तुझे अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ बताएं। नंदिनी की यह बात सुनकर इप्शिता कुछ सोचने लगी और तभी नंदिनी ने कहा, सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी डिसाइड करो जो भी डिसाइड करना है। इप्शिता ने थोड़ा सोचकर कहा, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम उनसे मिलने उनके घर तो जा नहीं सकते, तो फिर? इप्शिता की यह बात सुनकर नंदिनी ने अपनी भौहें सिकोते हुए कहा, तुम्हें उनका ऑफिस पता है? इप्शिता ने कहा, हाँ हमें संजय अंकल ने बताया था, उन्हें पता होगा अभिमन्यु के ऑफिस का एड्रेस, और हाँ ये ठीक रहेगा, हम उनके ऑफिस जाते हैं। नंदिनी खुश होते हुए बोली, ग्रेट, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व। तुम कल दोपहर में ऑफिस जाओ, उन्हें सरप्राइज दो और उन्हें अपने साथ लंच पर लेकर जाओ और वहीं पर उन्हें थैंक यू भी बोल देना, और तुम दोनों एक दूसरे से अकेले में मिलोगे, बात करोगे तो तुम्हारे बीच कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। नंदिनी की यह सलाह सुनकर इप्शिता ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने मन ही मन ये सोचने लगी कि वह अभिमन्यु से मिलने जाने के लिए अपने घर वालों से परमिशन कैसे लेगी, वो भी अपनी सगाई के अगले ही दिन। नंदिनी की यह सलाह सुनकर इप्शिता ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने मन ही मन ये सोचने लगी कि वह अभिमन्यु से मिलने जाने के लिए अपने घर वालों से परमिशन कैसे लेगी, वो भी अपनी सगाई के अगले ही दिन।
इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन हम वहां अकेले कैसे जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलना। नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, मैं वहां तुम दोनों कपल्स के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, तुम अकेले ही जाओगी। इप्सिता ने जिद करते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो तुम भला, और वैसे भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ रहो और इसी बहाने तुम भी अभिमन्यु से मिल लोगी। नंदिनी ने डायरेक्ट मना करते हुए कहा, जीजू से तो मैं बाद में भी मिल लूंगी, लेकिन अभी कल तुम अकेले ही वहां जाओगी और वैसे भी मैं अपनी मौसी जी से मिलने जा रही हूँ। वो भी यहीं पर रहती है, अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो उनसे मिल लेती हूँ, और वैसे भी अब जब हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर कहीं आने जाने का टाइम नहीं मिलेगा। नंदिनी की यह बात सुनकर इप्सिता कुछ सोचने लगी और उसने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता की मुंह से यह बात सुनी, वो उसे हक करते हुए बोली, ये हुई ना बात, और वहां जाना अच्छे से जीजू से सारी बातें करना और वहां पर जो कुछ भी हुआ हो मुझे सब कुछ डिटेल में बताना आकर। तुम दोनों ने वहां पर क्या क्या बातें की, क्या खाया पिया, मुझे सब कुछ जानना है, ओके। नंदिनी उसके बगल में लेटते हुए बोली, और अब आराम से तू सो जा वरना सुबह फ्रेश फील नहीं करोगी। इप्सिता नंदिनी की बातें सुनकर कुछ नहीं बोली। उसने बस धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही पता नहीं क्यों उसकी आंखों के सामने अभिमन्यु का चेहरा आया और वो ना चाहते हुए भी अभिमन्यु के बारे में सोचने लगी। इप्सिता ने अपने मन में कहा, क्या मेरा कल उनसे मिलने जाना ठीक रहेगा? उन्हें उनके ऑफिस जाकर सरप्राइज देना, ये कहीं थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा? लेकिन उन्होंने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो उसके लिए इतना तो बनता ही है, और वैसे भी सही कह रही है नंदिनी, आज नहीं तो कल हमारी शादी होने वाली है तो फिर मिलने में भला क्या बुराई है। मुझे नहीं लगता अभिमन्यु को इससे कोई भी प्रॉब्लम होगी। ये सारी बातें सोचते सोचते इप्सिता को पता नहीं कब नींद आ गई और सगाई की थकान होने की वजह से वो बिल्कुल गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह इप्सिता की आंख ही नहीं खुल रही थी। नंदिनी ने उसे उठाते हुए कहा, उठ जा ईशु, और कितनी देर तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी। इप्सिता ने नंदिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ करवट लेकर फिर से सो गई। नंदिनी ने उसकी ब्लैंकेट को खींचते हुए कहा, कम ऑन ईशु, गेट अप, वरना हम लेट हो जाएंगे, याद है ना तुझे जीजू के साथ लंच पर जाना है। जैसे ही नंदिनी ने यह बात कही इप्सिता उठकर हड़बड़ाते हुए बैठ गई और उसे इस तरह से उठते देखकर नंदिनी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी देर से मैं तुझे उठा रही थी लेकिन तुझसे उठा नहीं जा रहा था, और जैसे ही मैंने अभिमन्यु जीजू का नाम लिया देख कैसे तेरी आंख से नींद उड़ गई। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 12:30 बज रहे थे। उसने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, तुमने हमें उठाया क्यों नहीं? नंदिनी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कल की थकावट की वजह से शायद हम दोनों ही इतनी देर तक सोते रहे। मैं भी अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हुई है, और आंटी जी ने हम दोनों का ब्रेकफास्ट हमारे रूम में ही भिजवा दिया था, और वह तो कब का ठंड भी हो गया। अब जल्दी से उठो, तुम रेडी हो जाओ। इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनी और वह वॉशरूम की तरफ भागते हुए चली गई, और थोड़ी ही देर में वो एक येलो कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनकर बाहर निकली और वो जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। नंदिनी उसे तैयार होते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, लगता है बहुत जल्दी है तुझे अभिमन्यु जीजू से मिलने की, है ना? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बेकार की बातें मत किया कर। नंदिनी उसे छेड़ते हुए बोली, चाहे तू दूसरों से कितना भी झूठ बोल ले ईशु, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। नंदिनी इतना बोलकर मुस्कुराने लगी और तभी इप्सिता ने कहा, नंदिनी, हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हम मम्मी पापा को क्या बताकर जाएंगे। नंदिनी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आइडिया, मैं अपनी मौसी के यहाँ तो जा ही रही हूँ, एक काम कर तू भी मेरे साथ चल और आंटी से बोल देना कि तू मेरी मौसी जी से मिलने जा रही है, और मैं भी आंटी से रिक्वेस्ट कर दूंगी, फिर हम एक साथ ही यहाँ से निकल लेंगे। इप्सिता ने जल्दी से नंदिनी को हक करते हुए कहा, अरे वाह यार, तू कैसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स का झट से सॉल्यूशन निकाल लेती है। नंदिनी इप्सिता को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो तुझे हमेशा कहती रहती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल, तू तो है ही मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन उठाया और वह संजय को कॉल करते हुए बोली, हेलो संजय अंकल, कार रेडी करिए, हम बाहर चल रहे हैं। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद नंदिनी और इप्सिता फटाफट रेडी होकर रूम से बाहर निकली और उन्हें बाहर निकलते देखकर सुहासिनी जी, जो हॉल में बैठकर कॉल पर किसी से बात कर रही थी,
वो इप्शिता और नंदिनी को एक साथ सीढ़ियों से उतरते देखकर उन्होंने फोन पर बात करते हुए कहा, ठीक है, बाकी की सारी बातें डिस्कस करके हमें बता दीजिएगा, हम आपसे बाद में बात करते हैं। इप्शिता और नंदिनी को देखकर सुहासिनी जी तेज आवाज में बोली, क्या बात है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम दोनों की? इप्शिता ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मॉम, वो एक्चुअली नंदिनी की मौसी जी यही पास में ही रहती है, तो नंदिनी उनसे मिलने जा रही थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं भी उसके साथ चल और उसकी मौसी से मिल लूं। इप्शिता की मॉम ने उसे मना करते हुए कहा, लेकिन बेटा आपका इस तरह से घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। आपकी मंगनी हो चुकी है और वैसे भी कल के फंक्शन की वजह से आप काफी ज्यादा थकी होगी ना, तो फिर आज ही जाने की क्या जरूरत थी? नंदिनी ने सुहासिनी की तरफ देखते हुए कहा, अरे आंटी, मेरी मौसी जी का घर ज्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, प्लीज ईशू को मेरे साथ जाने दीजिए। नंदिनी के इतनी रिक्वेस्ट करने पर सुहासिनी जी ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, जाइए इप्शिता आप नंदिनी के साथ, लेकिन ज्यादा देर मत करिएगा और हमारे फोन का तुरंत जवाब दीजिएगा। इप्शिता ने जैसे ही अपनी मॉम की बात सुनी, उसने जल्दी से अपनी मॉम को हग करते हुए कहा, ओके मॉम, थैंक यू सो मच, चलते हैं। नंदिनी और इप्शिता वहां से जा ही रहेगी कि तभी सुहासिनी जी ने इप्शिता रोकते हुए कहा, एक मिनट इप्शिता रुकिए और हमें ये बताइए कि आप संजय को अपने साथ ले जा रही है? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस मॉम, हम अपने साथ ले जा रहे हैं। ओक बाय, टेक केयर। नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और वह दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकल आए और संजय ने पहले ही कार गेट के सामने लाकर खड़ी कर दी थी। उसने जैसे ही इप्शिता और नंदिनी को आते देखा, उसने तुरंत कार का गेट खोला और वह दोनों एक साथ कार के अंदर बैठ गई। इप्शिता ने कार के अंदर बैठने ही कहा, संजय अंकल, चलिए नंदिनी को उसकी मौसी के घर छोड़ दीजिए और उसके बाद हमें कहीं और जाना है। संजय इप्शिता की बात सुनकर कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप कार स्टार्ट की और इप्शिता और नंदिनी को लेकर सीधे नंदिनी की मौसी जी के घर की तरफ चलने लगा। नंदिनी ने टाइम देखते हुए कहा, यार ईशु, अगर तू मुझे मेरी मौसी के घर तक छोड़ेगी तो तू और लेट हो जाएगी और वहां पहुंचते हुए कहीं लंच का टाइम ही ना निकल जाए। एक काम कर, मुझे यही पास में छोड़ दे, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, हम तुम्हें ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ने वाले। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? ऐसे क्यों बोल रही है तू? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूं जो गुम हो जाऊंगी, तुम जाओ। संजय अंकल, आप साइड में गाड़ी रोक दीजिए। संजय ने नंदिनी की बात सुनकर कार रोक दी और नंदिनी कार से बाहर निकलते हुए बोली, ऑल द बेस्ट, और कोई गड़बड़ मत करना। नंदिनी की सारी बातें सुनकर इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और नंदिनी वहां से एक टैक्सी में बैठकर निकल गई और संजय ने इप्शिता से पूछा, बेबी जी, अब हमें कहाँ चलना है? इप्शिता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, संजय अंकल, हम अभिमन्यु के ऑफिस चलेंगे। जैसे ही संजय ने बात सुनी वो शॉक्ड होते हुए बोला, क्या कहा आपने? कुंवर सा के ऑफिस? लेकिन क्यों, और आपने बड़ी मालकिन से वहां जाने के लिए इजाजत ली या नहीं? इप्शिता ने संजय को समझाते हुए कहा, संजय अंकल, मैंने मम्मी डैडी किसी से परमिशन नहीं ली है, मैं वहां पर अभिमन्यु को सरप्राइज देने जा रही हूं और आप भी यह बात किसी को मत बताइएगा और चलिए अब, वरना हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। संजय इप्शिता की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गया और तभी इप्शिता ने कहा, संजय अंकल, आप परेशान मत होइए, हमें बस अभिमन्यु को थैंक यू बोलना है, इसीलिए हम उनके ऑफिस जा रहे हैं और हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, आप फिक्र मत करिए। संजय ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप कार ड्राइव करते हुए सीधे अभिमन्यु के ऑफिस पहुंचे। इप्शिता जैसे ही ऑफिस के अंदर जाने लगी, संजय तुरंत इप्शिता के पीछे पीछे गया और वो बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह ही उसके पीछे खड़ा था। इप्शिता को ऑफिस में मौजूद सभी लोग बार बार पलट पलट कर देख रहे थे क्योंकि इप्शिता दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसकी खूबसूरती की वजह से कोई भी उसकी तरफ से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उन सब की नजर पीछे से आ रहा है संजय पर पड़ी, वो सब तुरंत वापस अपने काम में लग गए और इप्शिता जैसे ही रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर खड़ी हुई, उसने रिसेप्शनिस्ट पर बैठी एक लड़की की तरफ देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर अभिमन्यु से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड आफ्टरनून मैम, क्या आपने सर से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है? इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम उनसे कोई मीटिंग करने नहीं आए हैं, बस हमें उनसे मिलना है। सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट ने उसे मना करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम, अगर आप उनसे मीटिंग करें या नहीं,
फिर भी आपको सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा। इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, हमें लगता है शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम अभिमन्यु की फियांसे हैं इसलिए उनसे मिलना चाहते हैं। उस लड़की ने जैसे ही इप्शिता की ये बात सुनी, उसने इप्शिता को सिर से लेकर पांव तक देखा और उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मैम, एक मिनट रुकिए, मैं अभी सर से बात कर लेती हूँ। इतना बोलकर उस रिसेप्शनिस्ट ने अभिमन्यु को कॉल किया और कॉल को स्पीकर पर डाल दिया। अभिमन्यु ने कॉल पिकअप करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मानसी? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर आपसे मिलने कोई आया है और वो आपको अपनी फियांसे बता रही है। अभिमन्यु काम में बिजी था और उसने बिल्कुल लापरवाही से कहा, व्हाट नॉनसेंस, हमारी कोई फियांसे नहीं है, फोन रखिए हम बिजी हैं। संजय और इप्शिता ने जैसे ही अभिमन्यु की यह बात सुनी, उन दोनों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और इप्शिता का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया और वो इस तरह गुस्से से फोन की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु का जवाब सुनकर सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आई एम सॉरी मैम, आई होप आपने सुन ही लिया होगा सर ने जो भी कहा, इसलिए मैं आपको सर से मिलने की परमिशन नहीं दे सकती। इससे पहले कि संजय कुछ बोल पाता, इप्शिता गुस्से से तिलमिला उठी और उसने संजय की तरफ देखा और बोली, उसकी इतनी हिम्मत, समझता क्या है वो खुद को? संजय ने इप्शिता के पास जाकर कहा, बेबी जी, हमें लगता है कुंवर सा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इप्शिता ने संजय की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह तेज कदमों से आगे बढ़ी और सीधे अभिमन्यु के केबिन के अंदर चली गई। इप्शिता ने केबिन के अंदर पहुंचते ही तेज आवाज में कहा, मिस्टर अभिमन्यु, आर यू श्योर आपकी कोई फियांसे नहीं है? इप्शिता काफी ज्यादा गुस्से में थी और इप्शिता को अपने केबिन में देखकर अभिमन्यु अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और उसने बिल्कुल शॉक्ड होते हुए कहा, इप्शिता, आप यहाँ? इप्शिता ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी दिखाकर अभिमन्यु को तौंट मारते हुए कहा, अगर आपकी कोई फियांसे नहीं है तो फिर हम कौन हैं और यह आपके घर की पुश्तैनी अंगूठी हमारे हाथों में क्या कर रही है? बोलिए मिस्टर अभिमन्यु, है आपके पास कोई जवाब मेरे इस सवाल का? अभिमन्यु ने सफाई देते हुए कहा, हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप ऐसे यहाँ हमारे ऑफिस आ सकती हैं। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि इप्शिता ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखकर कहा, हाँ, हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे लेकिन आपने तो हमें ही यह बोलकर सरप्राइज दे दिया कि आपकी कोई फियांसे ही नहीं है। अगर हम आपकी फियांसे नहीं है तो फिर कल जो कुछ भी हुआ वह क्या था? अभिमन्यु ने शांति से कहा, इप्शिता, एक मिनट, आप हमारी बात सुनिए, हम काम में थोड़ा बिजी थे और हम कल की एंगेजमेंट वाली बात बिल्कुल भूल गए। इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी, इप्शिता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत करवा ली हमने अपनी बेइज्जती, अब और नहीं। और अगर आपकी कोई फियांसे नहीं है तो फिर हम भला यह अंगूठी पहनकर क्यों घूम रहे हैं? ये लीजिए, पकड़िए अपनी यह अंगूठी। इतना बोलकर इप्शिता अपने हाथ में पहने हुई उस अंगूठी को उतारने लगी और तभी अभिमन्यु ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, एक मिनट इप्शिता, रुकिए, क्या कर रही हैं आप? इप्शिता गुस्से में थी और वो उस अंगूठी को उतारकर अभिमन्यु की टेबल पर रखकर जाने के लिए पीछे मुड़ी। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, इप्शिता, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एक मिनट, आप हमारी बात सुनिए, हम इसे क्लियर कर देते हैं। इप्शिता ने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से छुड़ाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, हम तो यहाँ पर आपको थैंक यू बोलने के लिए आए थे। हमने सोचा था कि हम कल आपको थैंक यू नहीं बोल पाए तो आज आपसे लंच पर मिलेंगे और आपको थैंक यू बोलेंगे कि हमने आपको गलत समझा और अब हमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो जब हम ना ही आपकी फियांसे हैं और ना ही हमारी कोई एंगेजमेंट हुई है तो दोबारा हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश भी मत करिएगा। इतना बोलकर इप्शिता वहां से जाने लगी। अभिमन्यु अपने गाल पर हाथ रखे हुए था और तभी उसने कहा, इप्शिता, आप जानती है ना हमारी फैमिली ने इस रिश्ते को जोड़ा है, आप इसे ऐसे नहीं तोड़ सकती। इप्शिता जाते जाते रुकी और उसने पीछे मुड़कर कहा, पहले हमें भी ऐसा ही कुछ लगता था लेकिन अब हम बिल्कुल क्लियर हैं। हम ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकते जो हमें पब्लिकली अपनी फियांसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ढूंढ लीजिएगा आप किसी दूसरी लड़की का हाथ इस अंगूठी के लिए। इतना बोलते बोलते इप्शिता की आंखों में आंसू आ गए और अभिमन्यु ने जैसे ही इप्शिता की आंखों में भरे हुए आंसुओं को देखा तो उसके दिल में एक तेज दर्द उठा और वह इप्शिता के दर्द को महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने इप्शिता से और कुछ नहीं कहा। इप्शिता अपने आंसू पोंछकर सीधे उसके केबिन से बाहर निकल गई। संजय ने इप्शिता की तरफ देखा जो कि भागते हुए ऑफिस से बाहर निकली और सीधे गाड़ी में आकर बैठ गई। संजय ने पीछे मुड़कर देखा, वो कुछ पूछने जा ही रहा था कि तभी इप्शिता ने कहा, घर चलिए संजय अंकल।
इतना बोलकर इप्सिता विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी और संजय ने कार स्टार्ट कर दी। अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा था और उसने टेबल पर रखी इप्सिता की अंगूठी को देखा और उसने अपने मन में कहा, क्या सच में हमने इतनी बड़ी गलती कर दी है? अगर मासा को ये बात पता चली कि राजकुमारी इप्सिता ने ये सगाई तोड़ दी तो पता नहीं वो क्या करेगी। मुझे कुछ ना कुछ करके इप्सिता से बात करनी ही होगी। इस एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से हम ये सगाई नहीं तोड़ सकते। अभिमन्यु ने इतना बोलकर टेबल पर रखी इप्सिता की रिंग को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। इप्सिता थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच गई और इप्सिता ने अभिमन्यु से जितनी भी बातें कही थी वह सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी और जिस तरह से उसने अभिमन्यु को थप्पड़ मारा और वह अंगूठी उसे देकर वापस आ गई। वो सब सोच सोच कर अब इप्सिता का भी दिमाग खराब हो रहा था और इप्सिता जैसे ही अपने रूम में गई तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और बेड पर बैठकर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें अभी कुछ देर पहले तक अंगूठी थी, लेकिन अब वो हाथ बिल्कुल सुना लग रहा था। इप्सिता ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमने सही किया है ना? कहीं हमारा ये डिसीजन मम्मी पापा को डिसअपॉइंट ना कर दे। इप्सिता ने उठकर खड़े होते हुए कहा, लेकिन हम एक ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं गुजार सकते जो हमें सबके सामने एक्सेप्ट ही ना कर सके। हमने कुछ गलत नहीं किया, हम मम्मी पापा को समझा लेंगे। इतना बोलकर इप्सिता अपने आंसू पूछते हुए उठी और चेंज करने के लिए वॉशरूम चली गई। थोड़ी ही देर बाद इप्सिता वॉशरूम से बाहर निकली और इप्सिता का मूड पहले से ही काफी ज्यादा खराब था और वो थोड़ी अपसेट भी लग रही थी, इसलिए वो चुपचाप अपने बेड पर आकर लेट गई। और अभिमन्यु ने जिस तरह से फोन पर बिना किसी झिझक के यह बात बोली थी कि उसकी कोई फियांसे नहीं है, ये बात सोचकर इप्सिता को बहुत रोना आ रहा था। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। आज वहां पर अभिमन्यु के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ वो सब सोचकर इप्सिता को बहुत रोना आ रहा था। उसके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हमें मिस्टर अभिमन्यु की बात इतनी बुरी क्यों लग रही है? वह तो मुझे शायद अपनी फियांसे मानते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने बिना किसी झिझक के यह बात बोल दी। लेकिन हम ये बात सोच सोच कर क्यों रो रहे हैं? हमें क्यों इतना बुरा लग रहा है? और रही बात मम्मी पापा की, तो हम उन्हें सॉरी बोल देंगे। इप्सिता खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह बात बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। उसने खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश की, लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो इस तरह रोते रोते सो गई। अभिमन्यु अपने ऑफिस की मीटिंग में फंस गया था, लेकिन अभिमन्यु के दिमाग में बार बार इप्सिता का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। जिस तरह से इप्सिता की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह इतनी अपसेट होकर केबिन से बाहर गई, उसे देखकर अभिमन्यु का दिल बैठ गया था। अभिमन्यु अभी मीटिंग में था, लेकिन उसका मन मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और जैसे ही उसकी मीटिंग खत्म हुई, अभिमन्यु तुरंत केबिन से बाहर निकला और तभी अभिमन्यु की असिस्टेंट मानसी उसे इस तरह से भागते देखकर अपने मन में बोली, यह अभी सर को क्या हुआ? वो इस तरह इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु सीधे अपनी कार में आकर बैठ और उसने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, सीधे सूर्यवंशी हवेली चलिए। ड्राइवर ने तुरंत कार मोड़ी और कुछ ही देर में अभिमन्यु सीधे सूर्यवंशी हवेली पहुंच गया। वहां सुहासिनी जी लैपटॉप पर ऑफिस का कोई काम देख रही थी। जैसे ही उनकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी, उन्होंने लैपटॉप बंद किया और तुरंत उठकर खड़ी हुई और अपनी साड़ी का पल्लू दूसरे हाथ में थामते हुए बोली, कुंवर सा आप यहाँ? अभिमन्यु ने आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए कहा, जी आंटी, हम आपसे माफी चाहते हैं, हम बिना आपको इन्फॉर्म किए ही यहाँ आ गए, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था। सुहासिनी जी ने तुरंत अभिमन्यु की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं कुंवर सा, कैसी बात कर रहे हैं आप? बैठिए, और वैसे भी यह आपका ही तो घर है, आप किसी भी टाइम यहाँ आ सकते हैं, आपको हमें इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन हमें राजकुमारी इप्सिता से कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? सुहासिनी जी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसमें इजाजत वाली कौन सी बात है बेटा? अब तो इप्सिता आपकी वाइफ बनने वाली है, तो उनसे बात करने के लिए आपको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है। आप बैठिए, हम अभी उन्हें बुला कर लाते हैं। सुहासिनी जी इतना बोलकर इप्सिता को बुलाने उसके रूम में चली गई और अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, पत्नी बनने वाली थी, लेकिन अब तो राजकुमारी इप्सिता ने एंगेजमेंट ही तोड़ दी है। पता नहीं उन्होंने अपनी मॉम को अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई। वैसे अच्छी ही बात है, अगर नहीं बताई तो हम उन्हें समझा सकते हैं, बस वह हमारी बात एक बार सुन ले और हमसे मिलने के लिए मना ना करें।
अभिमन्यु ये सारी बातें वहीं हॉल में बैठकर सोचने लगा और सुहासिनी जी जल्दी से इप्सिता के रूम में गई और इप्सिता अपना रूम लॉक करके सो गई थी और तभी सुहासिनी जी ने रूम नॉक करते हुए कहा, इप्सिता बेटा, दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। इप्सिता काफी गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपनी मम्मी की बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और तभी सुहासिनी जी ने इप्सिता का नंबर डायल किया और इप्सिता ने नींद में अपना फोन उठाते हुए कहा, हेलो, कौन है? इप्सिता की मॉम ने कहा, बेटा, हम आपके कमरे के बाहर हैं, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? फोन कॉल पर अपनी मम्मी की आवाज सुनकर इप्सिता हड़बड़ाते हुए उठ गई और उसने जल्दी से दरवाजा खोलते हुए कहा, सॉरी मम्मी, वो हम थक गए थे इसलिए पता नहीं कब हमारी आंख लग गई, हमें पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी। सुहासिनी जी ने इप्सिता को सिर से लेकर पांव तक देखा। इप्सिता ने अपने क्यूट टेडी बेयर प्रिंट वाले नाइट सूट को पहने हुए थे और सुहासिनी जी ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या हाल बना रखा है बेटा आपने? आपको पता भी है कुंवर सा आपसे मिलने आए हैं, जल्दी से चेंज करिए और नीचे आ जाइए। इप्सिता ने जैसे ही अपनी मम्मी के मुंह से यह बात सुनी तो वह शॉक्ड होते हुए बोली, क्या कहा मम्मी आपने? कौन मिलने आया है हमसे? सुहासिनी जी पीछे मुड़ी और इप्सिता के चेहरे को छूते हुए बोली, आपकी तबीयत खराब है क्या? हमने कहा ना कुंवर सा आपसे मिलने आए हैं और इतनी देर से हम इसीलिए आपका दरवाजा नॉक कर रहे थे, लेकिन आपने दरवाजा खोला ही नहीं, पता है कितनी देर से नीचे बैठे वेट कर रहे हैं। इप्सिता के मन में अभी भी वो सारी बातें बिल्कुल ठीक तरह से याद थी और उसने अपना हाथ बांधकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मम्मी, आप कुंवर सा को जाकर मना कर दीजिए, हमें उनसे नहीं मिलना और ना ही कोई बात नहीं करनी। सुहासिनी जी ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह इप्सिता के सामने आई और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या कहा आपने? एक बार फिर से कहिए। इप्सिता ने बिना किसी झिझक के अपनी बात दोहराते हुए कहा, मम्मी, हमें उनसे कोई बात नहीं करनी। सुहासिनी जी गुस्से से इप्सिता को घूरते हुए बोली, आप होश में हैं ना इप्सिता? आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? कुंवर सा आपके होने वाले पति हैं, आप उनसे बात न करने के लिए मना कर रही हैं, होश में आइए और चलिए हमारे साथ नीचे। इतना बोलकर सुहासिनी जी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लेकर आए। इप्सिता ने अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहा, मम्मी आप हमसे पूछेंगे नहीं हम मिस्टर अभिमन्यु से बात करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? सुहासिनी जी ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर कहा, नहीं, हम आपसे ये बात नहीं पूछेंगे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा और आप अभी हमारे साथ नीचे चल रही हैं और याद रखें इप्सिता, आपकी वजह से हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते हैं। आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारी सारी बातें मानेंगी, भूल गई हैं क्या आप अपना प्रॉमिस? और यह मत भूलिए अब आप राजवंशी परिवार की बहू बनने वाली हैं। आपकी एक गलती सूर्यवंशी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी, क्या आप यही चाहती हैं? सुहासिनी जी का लेक्चर सुनकर इप्सिता ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और सुहासिनी जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए हमारे साथ नीचे और खबरदार अगर आपने कुंवर सा के साथ कोई भी उल्टी सीधी बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इप्सिता ने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया और सुहासिनी जी के साथ नीचे की तरफ जाने लगी। इप्सिता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और तभी अभिमन्यु की नजर उस पर गई। इप्सिता का टेडी बेयर प्रिंट वाला नाइट सूट और उसके खुले बाल उसे बहुत क्यूट लुक दे रहे थे। इप्सिता के चेहरे पर इस वक्त पिंक लिप बाम के अलावा और कोई मेकअप नहीं था, फिर भी इप्सिता काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु इप्सिता के चेहरे की तरफ देखता ही रह गया क्योंकि उसने शायद ही आज तक इतनी प्यारी और क्यूट लड़की को देखा हो, जो बिना मेकअप और बिना किसी एफर्ट्स के भी इतनी क्यूट और प्यारी लग रही है। खैर रीजन जो भी हो, लेकिन इस टाइम अभिमन्यु इप्सिता के चेहरे की तरफ से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही इप्सिता अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हुई, सुहासिनी जी ने इप्सिता को इशारों ही इशारों में अभिमन्यु से ठीक से बात करने के लिए कहा और अभिमन्यु की तरफ देखकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कुंवर सा आप बैठिए, इप्सिता से बातें करिए, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। जैसे ही सुहासिनी जी वहां से दूसरे रूम में गई, इप्सिता अपना मुंह फुला कर दूसरी तरफ देखने लगी। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलाई। वहीं अभिमन्यु बस इप्सिता को एकटक देखे ही जा रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, राजकुमारी इप्सिता प्लीज बैठ जाइए। अभिमन्यु ने इप्सिता के चेहरे की तरफ देखा, उस पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। अभिमन्यु ने कहा, आई एम सो सॉरी इप्सिता, हम जानते हैं हमने आपको हर्ट किया है, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं था। प्लीज एक बार बैठिए और हमारी बात सुन लीजिए। पूरी बात सुनने के बाद फिर भी अगर आपको हमारी बात पर यकीन ना हो या आपको ऐसा लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं,
तो आप बेशक इस रिश्ते को तोड़ दीजिएगा, हम आपको मना नहीं करेंगे। यहाँ तक हम खुद मासा से बात कर लेंगे, लेकिन प्लीज उससे पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। इप्शिता ने पहले तो सोच लिया था कि वो अभिमन्यु की कोई भी बात नहीं सुनने वाली है, लेकिन अभिमन्यु के इतना रिक्वेस्ट करने पर उसने बिना अभिमन्यु की तरफ देखे ही सोफे पर बैठते हुए कहा, बोलिए, क्या बोलना है आपको? अभिमन्यु ने उसके बगल में ही बैठते हुए कहा, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, और सच बताएं तो हमने उस टाइम फोन पर जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल अनजाने में बोला, क्योंकि सच बताएं तो हमें आपके ऑफिस आने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और हम अभी इस एंगेजमेंट को सबके सामने नहीं लाना चाहते थे। हमें लगा शायद हमारे फ्रेंड्स हमसे मजाक कर रहे हैं, इसीलिए ही हमने यह बात बोली कि हमारी कोई फियांसे नहीं है। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी यह बात सुनकर वो काफी ध्यान से उसकी तरफ ही देखने लगी, क्योंकि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। अभिमन्यु ने आगे बोलना कंटिन्यू किया, और हम ये भी जानते हैं कि अगर यह एंगेजमेंट टूटी तो हमारे फैमिली के साथ साथ आपकी फैमिली में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी एक मिस्टेक और इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दो परिवारों के बीच में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी आए, इसलिए प्लीज एक बार हमारी बात समझने की कोशिश करिए और इस सगाई को मत तोड़िए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।